हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमारा समर कैंप चल रहा था और हम एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये देखा ये जो एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये जो एलिमेंट है, इनके क्लासिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन? ऐसे ही क्यों एलिमेंट को हम स्टडी नहीं कर रहे? देखो, इसीलिए क्योंकि अगर एलिमेंट 2 या 4 एलिमेंट होते, 10 होते या ज्यादा से ज्यादा 20-30 एलिमेंट होते, तब तो शायद क्लासिफिकेशन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, इतने इंपॉर्टेंस हम इस चैप्टर को नहीं दे रहे होते। लेकिन हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, और भी नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट बहुत ज्यादा है और इतने सारे एलिमेंट को अलग अलग करके स्टडी करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनसे रिलेटेड रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की कौन से एलिमेंट जो है वो कितने तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, कितने कंपाउंड बनाते हैं, उनकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या अलग अलग प्रिपरेशन मेथड्स उनसे लिए जाते हैं, यानी कि उनसे वो यूज होते हैं अलग अलग चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। इतना अगर सब कुछ हम अलग अलग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। उससे भी ज्यादा मुश्किल है इतने सारे एलिमेंट के बारे में जो हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे उनको याद रखना, है ना। हम कितनी भी कोशिश करें, हमें तो सिर्फ एलिमेंट को याद करने में ही पूरा टाइम लग जाएगा। तो क्या किया जाता है, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया। जो एक जैसे एलिमेंट है, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी शो होती है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें एक साथ रखा गया। बाकी अदर एलिमेंट को इसी तरीके से रखा गया और इसे कहा गया एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए ऐसे तो है नहीं ना, क्लासिफिकेशन आज शुरू किया, आज शाम तक क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, नहीं तो नहीं होगा। हम कोई भी चीज सीखते हैं तो आज शुरू करते हैं, तो आज ही थोड़ी ना सीख जाते। बहुत कम चीजें ऐसी है जो एक ही दिन में सीखी जा सकती हैं, लेकिन उसमें भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं। ये बहुत ज्यादा बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और परफेक्ट हम तभी बन पाएंगे जब हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये पीरियोडिक टेबल है एक दिन में तो बनी नहीं, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग पीरियोडिक टेबल दी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने बात की कि एलिमेंट को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। कहा गया कि जो एलिमेंट्स है उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लेते, एक होंगे हमारे मेटल्स, एक होंगे हमारे नॉन मेटल्स। सही चल रहा था, कुछ मेटल थे कुछ नॉन मेटल थे, लेकिन मेटलॉइड्स के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है, कुछ मेटल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव थे, कुछ हाईली रिएक्टिव नहीं थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। तो अलग अलग तरह के एलिमेंट थे। ठीक है, तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशन तो चल नहीं पाया। फिर आया हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डोबरिनियर ट्रायड जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ट्रायड्स बनाए, लेकिन ये भी नहीं चल पाए, ये भी फेल हो गया, इसको हमने पढ़ा हुआ है अपने लास्ट लेक्चर में। फिर आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने म्यूजिक और केमिस्ट्री को मिक्स कर दिया और अपने ये लॉ दिया जिसमें कहा कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट और एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करेंगी। काफी हद तक ये सही भी था, लेकिन कैल्शियम के बाद ये काम करना बंद कर दिया है ना। कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट है उसके बाद ही अप्लाई नहीं हो रहा था, और नए नए एलिमेंट भी डिस्कवर हो रहे थे, जिस वजह से ये भी फेल हो गया। फेलियर कहें या ऐसा कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें हैं जो ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके डिमेरिट्स के बारे में बात करी। फिर आई उस समय की सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा चलने वाली पीरियोडिक टेबल, जो कि थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस की। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफी रिजेंबल करती है, क्योंकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले पता है। ठीक है, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से ये भी क्या हो गई, फेलियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिस वजह से काफी ड्रॉबैक्स भी इसके हो गए, काफी लिमिटेशंस इसकी हो गई। चलिए, तो वो लिमिटेशंस क्या थी उनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो क्या क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं बता पाए, क्योंकि देखो
हाइड्रोजन जो है वो एल्कलाई मेटल की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा था। एल्कलाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1 एल्कलाई मेटल्स की। देखो एस ब्लॉक में दो होते हैं, एक एल्कलाई अर्थ मेटल, दो ग्रुप होते हैं, एक एल्कलाई अर्थ मेटल, एक एल्कलाई मेटल। तो पहले आते हैं एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और एल्कलाई अर्थ मेटल 1s2। ठीक है, क्लियर? तो चलो, तो एल्कलाई अर्थ मेटल की बात नहीं करेंगे, तो इनकी जो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्कलाई मेटल से मिल रही थी 1s1। ठीक है, और काफी सारी चीजें हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे ये हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर रहे थे, हेलोजन की तरह भी थे थोड़ा बहुत। फिर आइसोटोप्स के बारे में ये नहीं बता पाए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके मास नंबर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, वो थे आइसोटोप। आइसोटोप की पोजीशन ये सही से नहीं बता पाए, एटॉमिक मास के बारे में नहीं बता पाए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की पोजीशन, सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ये भी है, सम केमिकली सिमिलर एलिमेंट हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। कुछ ऐसे एलिमेंट जो केमिकली सिमिलर थे उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, जबकि उन्हें तो एक साथ रखना चाहिए था क्योंकि वो केमिकली सिमिलर हैं, जैसे कि कॉपर और मरकरी केमिकली सिमिलर है, गोल्ड प्लैटिनम, सिल्वर थैलियम, बैरियम लेड। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो केमिकली सिमिलर तो हैं लेकिन इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, जिसको भी ये बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट, डिसिमिलर एलिमेंट यानी कि जो एलिमेंट केमिकली डिसिमिलर थे हैव प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, पर उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया जबकि अपोजिट होना चाहिए था, है ना? जो डिसिमिलर है उन्हें अलग ग्रुप में रखना चाहिए था, जो सिमिलर है उन्हें एक ग्रुप में रखना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड तीनों अलग अलग हैं, हैव बीन प्लेस्ड इन ग्रुप, तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, हैव बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 along with highly electropositive metals like lithium, sodium और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अलग मेटल्स हैं और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड अलग मेटल्स हैं। ये हाईली रिएक्टिव हैं, ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, लेकिन इन्हें क्या किया गया? एक साथ रखा गया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, जो कि हमने देख लिया। Isotopes have same atomic number, similar chemical properties, but different atomic masses. Based on the periodic law, an isotope is an element which must have a separate place in the periodic table. ठीक है, however, there are no places for isotopes in the periodic table. तो isotopes की कोई isotopes के लिए कोई प्लेस था ही नहीं पीरियोडिक टेबल। फिर ये पीरियोडिक, अच्छा कुछ डिमेरिट्स भी थे यहाँ पर, और डिमेरिट्स की बात करते, जैसे anomalous pair of elements. Certain elements having higher atomic weight have been placed wrongly before those with less atomic weight. जिनका higher atomic weight है और जिनका less atomic weight है उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया गया। For example, argon having higher atomic weight 39.9 have been placed before potassium. इसको पोटेशियम से पहले प्लेस कर दिया विद एटॉमिक वेट 39। उसको पहले प्लेस कर लिया किससे? पोटेशियम से। देखो इसका हायर एटॉमिक वेट है तो उसको बाद में आना चाहिए था, फिर इसको आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसे अरेंज कर दिए गए। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो हमें पीरियोडिक टेबल से बाहर दिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनकी कोई पोजीशन यहाँ पर पहले नहीं बताई गई। पोजीशन ऑफ आयरन एंड प्लैटिनम। मेंडलेव डिड नॉट जस्टिफाई फर्दर डिवीजन ऑफ ग्रुप 1 to 7 into two subgroups A and B, three division of group 8। तो वो ग्रुप 8 की 3 डिवीजन उन्होंने की, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आयरन प्लैटिनम ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो 8 में क्या किए हुए थे उन्होंने? 3 डिवीजन की हुई थी जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए फिर हमने बात कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में हेनरी मोजले के बारे में, जिन्होंने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जहां पर इन्होंने देखा, इन्होंने ग्राफ बनाया, जब इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पर पुट किया ग्राफ में, तो इन्होंने देखा कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जो है ग्राफ बनाए तो इन्हें देखने को मिला कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन्हें देखने को मिला। यहाँ से ये समझ गए कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से। ठीक है, तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर ही बेस्ड है।
हम एलिमेंट्स को अरेंज ही करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको देखने को मिल रही है। ये हमारे लेंथेनॉइड्स हैं और ये हमारे एक्टेनॉइड्स, इन्हें इस तरीके से अलग रखा जाता है। अब दूसरी चीज, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स की पोजीशन नहीं थी। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर है 7 पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है 7 पीरियड्स, और अगर हम ग्रुप्स की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। एक एक करके ग्रुप को डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप होता है हमारा एल्केलाई मेटल। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है एल्केलाई मेटल्स है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते होंगे। ये होते हैं हमारे एल्केलाई अर्थ मेटल, ग्रुप 2। क्या होते हैं? एल्केलाई अर्थ मेटल। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक ये सारे होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन। ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। है ना, पहला नाइट्रोजन है, इसकी फैमिली है ये पूरी। सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ये सभी, इसलिए एक एक ग्रुप में रखे गए हैं। इसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। फिर ये जो ग्रुप 17 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं ना, हम हायर क्लासेस में भी इसको पढ़ेंगे, यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो इसे कहा जाता है हैलोजेंस, या हम कहें हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट ये हमारे हैं नोबल गैसेस, नोबल गैस के फैमिली, नोबल गैसेस। फिर इधर आ जाते हैं हमारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। ठीक है, जैसे कि जो हम पीरियोडिक टेबल को देख करके बता सकते हैं। अब जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इस पूरे ब्लॉक को कहा जाता है एस ब्लॉक। 3 से लेकर के 12 तक जो ग्रुप्स हैं, इन पूरे ग्रुप्स को एक साथ कहा जाता है डी ब्लॉक। 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप है, ठीक है, इन्हें एक साथ कहा जाता है पी ब्लॉक। और ये जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड है, इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्यों कहा जाता है, मतलब इसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसी शेल में, ठीक है, उसी सब शेल में। जैसे यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, यहाँ पर पी में एंटर करता है, यहाँ पर डी में एंटर करता है और यहाँ पर एफ में एंटर करता है। इसीलिए इस तरीके से नाम इनका दिया गया है आसानी के लिए। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि जो ग्रुप है, फिलहाल हम ग्रुप की ही बात करेंगे। जो ग्रुप है, हर एक, अगर आप हर एक फैमिली को देखें, फैमिली यानी कि जैसे हम हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, तो हैलोजन फैमिली में जितने एलिमेंट्स हैं ये सभी एक फैमिली में क्यों रखे गए हैं? क्यों है ये एक फैमिली में? क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पर ग्रुप 2 है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है ये एक फैमिली में क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते। फैमिली एक ग्रुप में क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इनकी बात करें तो क्या दिख रहा है कि ये क्या करते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इन्हें एक ग्रुप में रखा गया, इसलिए ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, क्लास 7, 6, 7 में हम पढ़ते हैं, वहां पर हम यही देखते हैं कि एलिमेंट्स को जो है एक ग्रुप में तब रखा जाता है जब उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। तो ऐसा नहीं कि हर प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन लगभग मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन सभी की सिमिलर होती हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं जो ग्रुप 1 और 2 है, यानी कि हमारा एफ ब्लॉक है, उसमें हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। सारे हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे हमारे क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। डी ब्लॉक की बात करें, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी क्या मेटल्स ही है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, यहाँ पर कई चीजें, यहाँ पर नॉन मेटल्स भी हैं और मेटेलॉइड्स भी हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटेलॉइड्स भी। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। नाम देख लिया आपने, एफ ब्लॉक, इन्हें लेंथेनॉइड कहा जाता है, इन्हें एक्टेनॉइड कहा जाता। क्लियर है? तो काफी सारी चीजें हमने यहीं पर ही डिस्कस कर ली है, भी डिस्कस करेंगे, इतना आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे हमने अभी कहा कि ये हमारा एस ब्लॉक है, तो यहाँ पर आपको देखने में आसानी होगी कि देखो ये है एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा डी ब्लॉक है, ये नीचे हमारा एफ ब्लॉक है और ये आ गया हमारा पी ब्लॉक। तो आप ग्रुप देख सकते हो 1A 2A 3B 4B। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख रही होगी कि जो एस ब्लॉक है उसमें देखो 1A 2A लिखा गया है और पी ब्लॉक में भी 3A 4A इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन डी ब्लॉक में लिखा गया है 3B 4B 5B। ठीक है, तो बी से डिनोट किया गया है, बी यहाँ पर लिखा गया है, जबकि यहाँ पर ए से लिखा गया। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यही पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट और इनफॉर्म लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कहते हैं, या हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। कई जगह पर आप देखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इस तरीके से ब्लॉक आप रफली बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रेक्टिफाइड 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब वो 3 लिमिटेशन क्या है जिनको इन्होंने रेक्टिफाई किया? पोजीशन ऑफ कोबाल्ट निकल रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट पहले आया विद एटॉमिक नंबर 27, देन निकल विद एटॉमिक नंबर 20। आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर, सो दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब मेन प्रॉब्लम किसकी थी? आइसोटोप की भी थी, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की पोजीशन का तो पता ही नहीं चल रहा था, है ना, क्योंकि उन्होंने जो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल बनाई, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या था? एटॉमिक मास। ठीक है, अब जब हम आइसोटोप की बात करते हैं तो आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हम क्लोरीन के बात करें, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो 2 आइसोटोप हो गए। ठीक है, तो कैसे रखेंगे इन्हें इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में? अलग अलग रखने पड़ेंगे अगर हम इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में हमारी पीरियोडिक टेबल है तो। लेकिन यहाँ पर पीरियोडिक टेबल वो बनी है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, है ना, एटॉमिक नंबर इसका पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पर आइसोटोप्स को जो है अलग से जगह देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है तो वो उसी ग्रुप में रह जाएंगे। क्लियर? चलिए, एटॉमिक नंबर इज अ होल नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए? कैसा नंबर है? होल नंबर है। सो देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट बिटवीन टू एलिमेंट। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि कोई एलिमेंट दो एलिमेंट के बीच में क्यों प्रेजेंट है या क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रख देना है। देयर इज नो एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1.5 एटॉमिक नंबर है तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो 1.5 वाले को वहां पे रख, नहीं, होल नंबर्स है। सिर्फ या सिंपल सिंपल नंबर है 1 2 3 4, 2 है फिर 3 है फिर 4 है ना। अब इनके बीच में कुछ ऐसा पॉइंट वाले नंबर तो है नहीं। क्लियर? चलिए, समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम। देखो क्या है? 18 वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। 7 क्या है? हॉरिजॉन्टल। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको कहा जा रहा है ग्रुप, और 7 वर्टिकल रोज हैं जिनको कहा जा रहा है पीरियड्स। तो ग्रुप सिग्निफाई एन आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप क्या सिग्निफाई करता है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। All element in a group contain same number of valence electron। अगर हम हर ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन शेल्स बढ़ सकती हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज गो डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ेंगी जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जाएंगे किसी भी ग्रुप में, ठीक है, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं
टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से एक और चीज आपको पता चलेगी कि साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, आप कहोगे शेल्स बढ़ने से साइज का क्या लेना देना, तो देखो जैसे मान लो पहला एटम इसमें एक ही शेल है, दूसरे में क्या है 2 शेल है, तीसरे में 3 शेल है, चौथे में 4 शेल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले से बड़ा है दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, नेक्स्ट नेक्स्ट तरीके से साइज क्या होता है बढ़ता जाता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट हमने कहा कि जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं जिससे साइज भी बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, और हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ग्रुप में जैसे जितने इसके होंगे उतने ही सबके ही होंगे, ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी बात करें तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सब हाइड्रोजन की लास्ट यानी कि वैलेंस शेल में देखो एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम की एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम की एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हेयर ऑल एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1। यहाँ पर सारे एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, वो होंगे 1। बगल वाले में सबके कितने होंगे 2 होंगे, बोरोन में कितने होंगे सबके 3 होंगे। तो इसी तरीके से होगा। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, देखो तो आप पोटेशियम का निकाल सकते हो, देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 19, तो ऐसे आप निकाल सकते हो आसानी से सबका। क्लियर, समझ में आया? इजी था ये। तो यहाँ पर ग्रुप के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हमें पता चली। क्या प्रॉपर्टीज पता चली कि टॉप टू बॉटम जब हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, यानी कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। दूसरा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सब में सेम होते हैं, हमने एग्जांपल भी यहाँ पर देख लिया। जैसे हम ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, देयर आउटर मोस्ट शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन सबकी बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये शो करते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये तो आपको पता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल, आउटर शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल। तो देखो कहीं कहीं पर आउटर शेल ना लिखा होगा, वैलेंस शेल लिखा होगा, तो आपको सेम समझ लेना है। आउटर शेल, वैलेंस शेल दोनों एक ही चीज है। तो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को वैलेंस शेल कहा जाएगा, और वैलेंस शेल में सबके सेम इलेक्ट्रॉन होंगे किसी ग्रुप में। पीरियड की बात नहीं कर रहे, पीरियड में तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, लेकिन ग्रुप में जाएंगे हम टॉप टू बॉटम। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे किसी ग्रुप में कि आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, हम हमेशा टॉप टू बॉटम की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो टॉप टू बॉटम ही आपको समझ लेना है। ये वैसे वहाँ पर लिखा होगा एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, और जब हम पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट की बात करें। ऐसा नहीं है कि राइट टू लेफ्ट की बात भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आपको ये नोट कर लेना है, ये जो पॉइंट्स है ये नोट कर लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज एन एनोमली इन केस ऑफ द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। ठीक है, तो या तो ये ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में प्लेस किया जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर है। लाइक ग्रुप 1 एलिमेंट, एल्केलाइन मेटल, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्रुप 1 की तरह, जैसे ग्रुप 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल, एक ही इलेक्ट्रॉन। Thus it can lose an electron to achieve a stable configuration, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। लाइक एल्केलाई मेटल, किसकी तरह, एल्केलाई मेटल की तरह। हेंस इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1, इसलिए इसे ग्रुप 1 में प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करें, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस वैलेंस शेल। इनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इनके वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इट कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, वहां पर भी ये स्टेबल हो सकता है दोनों केसेस में। अगर आप देखो, हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट में सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है।
एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके भी तो कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आउटर शेल पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये हीलियम की तरह बन जाएगा। हीलियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम कैसी है? इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, और हर एक एलिमेंट नोबल गैस है, और हीलियम जो है वो नोबल गैस तो है ही, साथ में क्या? स्टेबल भी है। और हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए हर एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन या लूज या शेयर करके क्या करता है? अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेता है, या हम कहें कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या चाहेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। हाइड्रोजन ही क्या, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेंगे, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होना चाहते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं। 2 केसेस कैसे बन रहे हैं? या तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, तो ग्रुप 1 में क्यों है? क्योंकि ग्रुप 1 में जो अदर एल्कली मेटल्स हैं उनकी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जैसे ये लोग ये सारे करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज, वैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो सकता है। पहली चीज तो ये है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ ली। लेकिन दूसरा ये है कि ये जो हमारे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन के भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। यानी कि उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेते हैं तो 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उन्हीं की तरह सेम एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से गेन कर ली तो इसके पास हो जाएंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हीलियम की तरह, हीलियम भी नोबल गैस है, हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी, यानी कि फाइनली ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हो सकता है स्टेबल। ठीक है, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे की स्टोरी देखते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब इसके आगे के बारे में बात करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।